ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। कहते हैं कमान से निकली तीर और जुबान से निकली बात कभी भी वापस नहीं आती। एक गलत शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है। शब्दों के मायने बदल जाते हैं और इंसान कभी कभी मुसीबत में भी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के साथ। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे भक्त और भगवान की जगह ही बदल गई। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बताया। संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। भले ही संबित पात्रा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन विपक्षी नेता इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक ने संबित पात्रा के बयान की कड़ी आलोचना की है। नवीन पटनायक ने कहा है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व के भगवान हैं। उन्हें किसी एक मनुष्य का भक्त कहना महाप्रभु का अपमान है। ये विश्व के करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और ओडिया समाज का अपमान है। इससे पूरे समाज को दुख हुआ है। महाप्रभु ओडिया अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक है। वहीं राहुल गांधी ने यह कहते हुए हमला बोला कि जब प्रधानमंत्री खुद को बादशाह और दरबारी उन्हें भगवान मानने लगे तो समझ लीजिए कि पाप की लंका का पतन निकट है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपाइयों को आखिर किसने दिया? यही अहंकार उनके विनाश का कारण बन रहा है। इन सब के बाद संबित पात्रा ने माफी मांग ली और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुरी में भव्य रोड शो था। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अहमदाबाद में बतौर मुख्यमंत्री और उससे पहले भी हमेशा वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और महाप्रभु को हमारे प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं। हर चैनल में मैंने यही बात कही। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री, तो जिस तरीके से संबित पात्रा ने अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए कहा कि ये एक त्रुटि थी और इसके लिए वो पश्चाताप करेंगे और 3 दिन का उपवास भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बयान में ये कहा था कि मोदी जी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं। मेरी जुबान फिसली और मैं उल्टा बोल गया। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है और इसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए और इसे बेवजह मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। अब इस पर सियासी हलचल मच गई है और इस बयान पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा भारत के लोगों की तो बात ही छोड़िए, हमारे देवताओं को भी नहीं बख्शेगी। भाजपा के पूर्व उम्मीदवार द्वारा की गई टिप्पणी करोड़ों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले महाप्रभु श्री जगन्नाथ का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 4 जून को लोगों की इच्छा से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि संबित पात्रा की टिप्पणी भाजपा नेताओं के अहंकार को दर्शाती है। उन्होंने इस पर लिखा कि मैं भाजपा के इस बयान की कड़ी निंदा करती हूं। वो सोचने लगे हैं कि वो भगवान से भी ऊपर हैं और ये अहंकार की पराकाष्ठा है। मोदी जी को भगवान भक्त कहना भगवान का अपमान है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से राजीव मिश्रा जी, कांग्रेस से मेराजुद्दीन जी और सपा से अश्विनी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव जी, पहला सवाल आपसे ही लेते हैं कि क्या लगता है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा अब देवताओं को भी नहीं बख्शेगी? इस तरीके की जो बयान अब दिए जा रहे विपक्ष नेताओं की तरफ से, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? राजीव जी। देखिए, सर्वप्रथम जो है संबित पात्रा जी ने जो बयान दिया है जी, उसका उन्होंने खुद ही खंडन किया है और कहा है कि भीषण गर्मी थी और लगातार बाइट देने के कारण स्वाभाविक सी बात है कभी कभी जुबान फिसल जाती है, वही चीज रही है। और खेद उन्होंने व्यक्त भी किया है, माफी भी मांगी है, ईश्वर के चरणों का उन्होंने इस चीज का मानते हुए, साक्षी मानते हुए उन्होंने कहा कि इस गलती के पश्चाताप के लिए मैं व्रत भी करूंगा। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास तो मुद्दा बचा नहीं है। विपक्ष तो चाहता था कि कुछ मिल जाए। जुबान फिसलने का मुद्दा कौन सा होता है रत्ना जी? और ये जो बिना ये दुल्हों की बारात वाली गैंग है, इनको बैठे बैठे मिल गया कि अब तो चलो कुछ चलते चलते मिल गया, ऐसे अब तो करना चाहिए। हमारी आस्था भगवान जगन्नाथ के प्रति पूरी है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे वहां पहुंच गए थे, ये दर्शाता है कि उनकी आस्था क्या है, वो किस प्रकार से पूजते हैं भगवान जगन्नाथ को। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे सनातन धर्म में कोई व्यक्ति किसी भी ईश्वर से बड़ा हो सके। रही बात विपक्ष की, तो अगर संबित पात्रा ने इस बात का खंडन किया है, इसके लिए माफी मांगी है, तो ये जो भ्रामक फैला रहे हैं, ये भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर जब उन्होंने गलती मान ली है तो विपक्ष को खुद ही माफी मांगनी चाहिए कि भाई, अगर उन्होंने, ये स्वाभाविक सी चीज है कि गलती स्वीकारने से बड़ा और कोई भी नहीं होता। अपनी गलती स्वीकार लेना, उससे बड़ी कोई महानता नहीं होती। वहां से हमें सीख मिलती है, वहीं से हमें खुद को ऊर्जा मिलती है कि हमने अपनी गलती को स्वीकार कर ली है, मुझे ऐसा कभी नहीं करना है। लेकिन विपक्ष को तो अब चलो मिल गया, लेकिन ये भी तो सोचे जिस व्यक्ति ने माफी मांगी है उसका हवाला दिया कि किन कारणों की वजह से हुई है। हम तो ये गलतियां स्वीकार करने की भी स्थिति में रहते हैं, लेकिन विपक्ष तो कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमसे भी गलतियां होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। ठीक है राजीव जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं मेराजुद्दीन जी से। मेराजुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो जरा बताइए कि क्या माफी मांग लेने से जो ये बयान दिया गया है, जिसे स्लिप ऑफ टंग बताया गया, क्या इस गलती को छुपाया जा सकता है? क्योंकि अभी राजीव जी ने कहा कि विपक्ष को तो मौका मिल गया है और अब वो इस मुद्दे को लेकर के भुनाने वाली है राजनीति में। जी मेराजुद्दीन जी। जी, 4 जून को जनता तय करेगी कि संबित पात्रा का जो बयान है वो माफी मांगने योग्य है या नहीं है। ये जो भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं वो गलती से बयान को नहीं दे रहे हैं, अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और हार को पचा ना पाने की वजह से इस समय भारतीय जनता पार्टी के काफी नेतागण उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अभी देखिए, कल की ही बात है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी बयान दे रहे हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश से कचरा साफ कर दिया या अतिक्रमण हटा दिया। एक जाति वर्ग के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं। क्या मुस्लिमों के अलावा कोई और इनको जाति धर्म के लोग नहीं दिखते हैं? कि देखिए, अजान होना बंद हो गई माइकों पे, ये कि सड़कों पे नमाज नहीं होती है। अगर धार्मिक आयोजन या किसी वजह से कम जगह पड़ जाती है और सड़कों पर हो जाती है तो उसका मुद्दा माननीय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सम्मानित व्यक्ति हैं उनको ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। क्या चुनाव आयोग इनके ऊपर कटाक्ष करेगा, कार्रवाई करेगा? और रही बात संबित पात्रा जी की, तो इनको तो 4 जून को जनता दिखा देगी कि इन्होंने गलती की थी या जानबूझ के ये अनाप शनाप बक गए। ठीक है मेराजुद्दीन जी, लेकिन जिस तरीके से बाबा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी गलती नहीं मानता है, ये तो कह रहे हैं कि जो भी हुआ उसके लिए उन्होंने उपवास के लिए, पश्चाताप के लिए सारी चीजें बोली। वो एक त्रुटि थी, उनकी गलती थी और उसका उन्होंने अपना जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गर्मी थी
और इस कई इंटरव्यूज दिए उन्होंने, और यहाँ पर एक तरफ वो कह रहे थे कि पीएम मोदी भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, और एक जगह बस उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया और उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष अगर ऐसी गलती करता तो वो नहीं स्वीकारता। मेराजुद्दीन जी। मैडम, गलती स्वीकार करना एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी मेराजुद्दीन जी? गलती स्वीकार करना कैसी मजबूरी है? जनता जनार्दन की नाराजगी का सामना भी करना पड़ेगा अगर गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, हार की वजह से बोल रहे हैं। इनके दिमाग में जो चल रहा है आजकल, यही उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग। जी मेराजुद्दीन जी, तो राजीव जी, मेराजुद्दीन का सीधा सा कहना है कि ये उल्टे सीधे बयानबाजी किए जा रहे हैं, और संबित पात्रा ही क्यों, योगी आदित्यनाथ भी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसको भी लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। और कहीं ना कहीं अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। इसी से एक और सवाल मेरा यहाँ ये उठता है राजीव जी, कि क्या लगता है कि ये जो त्रुटि हुई है ये सिर्फ पूरी तक ही सीमित रह जाएगी, या अब भाजपा को भी इस गलती का भुगतान करना होगा? राजीव जी। जी राजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। राजीव जी। जी रत्ना जी, जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है श्री राम मंदिर जी, उनका सम्मान करते हुए इस भाजपा की सरकार ने वह राम मंदिर भव्य बनाया, जबकि ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने उस जिस जनता की महाशय बात कर रहे हैं उनकी आस्था का सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम के उनके घर में विराजमान करने का काम हमने किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करने का जो ये था, पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए सरकार ने कि कहीं भी इस तरह की किसी का धार्मिक उन्माद ना हो, किसी को धार्मिक असंतोष ना हो, सबकी सहमति से और करोड़ों जनता की आस्था का प्रतीक का हमने सम्मान रखा, भव्य राम मंदिर बनाया। और आज ये कह रहे हैं कि जनता की नाराजगी ना बन जाए। अरे आप जनाब कभी ज्ञानवापी मस्जिद पे बयान क्यों नहीं देते? श्रीमान जी मथुरा पर आप क्यों नहीं बयान देते? श्रीमान जी बंगाल में आप क्यों नहीं बताते जहां खुलेआम मंदिरें तोड़ी जाती हैं? आपको क्यों ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती? जनता का दर्द आपको है, जहां आप पीडीए का जाप करने वाली, जबकि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का जाप करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, क्या उसमें सवर्ण नहीं आते? क्या वो इस समाज का हिस्सा नहीं है? आप वहां पे चुप क्यों रहते हैं श्रीमान जी? राजीव जी, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता होता या कोई भी नेता होता, तो क्या भाजपा इस मुद्दे को नहीं भुनाती? क्या भाजपा ने इसको अब तक एक बड़ा मुद्दा नहीं बना दिया होता? रत्ना जी, हमें तो देखने की आदत पड़ गई है, कभी नमाज वाली टोपी और कभी जनेऊ धारण करके कांग्रेस की युवराज घूमते रहते हैं। तो हमें इस चीज की आदत हो गई, हम कितने बयान देंगे, कितने मुद्दे बनाएंगे? आए दिन इनके नेता ऐसी शक्ल में दिखाई देते हैं, तो हमें तो इन चीजों की आदत पड़ गई है कि ये लोग इसी तरह का बंटवारा करके भारतीय राजनीति करते आए हैं और आज भी उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं। हमसे तो कहा जाता है कि हम धार्मिक बातें सिर्फ करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, लेकिन आज एक जुबान का फिसली एक्स पर लगी बाढ़ आ गई विपक्षी नेताओं की, जबकि खुलेआम माफी भी मांगी गई है, सार्वजनिक माफी मांगी गई है, ईश्वर से माफी मांगी गई है, देश की महान जनता से माफी मांगी गई है। लेकिन यहाँ क्या है कि अब तो उसको पकड़ के एक्स पे लिख देना है, फेसबुक पे लिख देना है, और कुछ नहीं तो चलो अब मीडिया के लिए बाइट मिल गई है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो दोहरी चरित्र वाली जो मानसिकता है, इसका भी कोई इलाज है क्या? ठीक है राजीव जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा संबित पात्रा को लेकर के है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि जिस तरीके से अब भाजपा जो है वो अपने आप को बड़ा समझ रही है, जहां अब वो भगवान को भी नहीं बख्श रही है, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष लोग कह रहे हैं कि गलती हुई है तो उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर यही गलती विपक्ष द्वारा की गई होती तो विपक्ष नहीं स्वीकारता। अश्विनी जी, अगर सही हूँ तो रत्ना मैम आप बोल रही हैं? जी अश्विनी जी। जी, तो संबित पात्रा के संबंध में जब चर्चाएं हो रही हैं तो आपको ख्याल होगा कि पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, जनता के बीच जाके चुनाव लड़ा था, तो उनकी हैसियत उनको पता चल गई।
दूसरी बात कि राम और श्री राम के साथ पूरे देश में जितने हिंदू देवी देवता हैं उनके अपमान के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम सोचते हैं जब, तो समझ में आता है कि ये लोग कहते हैं, जैसे आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमने करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र राम मंदिर हमने बनवा दिया, राम को उनके सही स्थान पे बैठा दिया। अब ये बताइए कि आप भी हिंदू हैं, साथ ही ये कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम प्रवक्ता हैं, इनको ये कहने में शर्म नहीं आ रही कि जिस राम भगवान ने, जिस ईश्वर ने हमें बनाया उसको आप बना रहे हैं। दूसरी बात कि जब संबित पात्रा जैसे लोग ऐसी अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ऐसे करोड़ों बयान, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, ऐसे करोड़ों अमर्यादित बयान जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दे रखे हैं। मुल्ला किसने कहा, मुलायम मुल्ला किसने कहा। दूसरी बात कि ये जो देश की राजनीति है, धर्म संविधान जो है धर्म निरपेक्षता की बात करता है, और भारत में हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों का सम्मान होता है। अब जब देश और हिंदू मुसलमान की बात आ ही गई है, तो हम तो ये जानते हैं कि पीडीपी जो देश के तिरंगे को फूकने का काम करती है, उस दल के साथ आपका गठबंधन हो जाता है। फारूक अब्दुल्ला के साथ आप सम्मान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं, ये अलग बातें हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ये जो बयान है पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण का मामला बैठा लिया जाए, और एक तरीके से ये बताया जाए कि हिंदू बना मुसलमान की। देखिए, जहां महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, जहां देश के लोगों में एक आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है, जहां देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस निकम्मी सरकार से सीधा 2 हाथ करने को उतारू हैं, तो वही इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सभी मुद्दे से देश की जनता को भटकाना चाहते हैं। दूसरी बात कि जब संबित पात्रा जैसे लोगों के बारे में वार्ता होती है, तो उनके बयानों से देश में उन्मादी लोग उत्पन्न होते हैं। जैसे हम सुन रहे थे, आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जो हैं माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं, अगर सही हूं तो, जैसे इन्होंने लाउड स्पीकर की बात करी। आजान पहले 5 बजे होते थे, 5 वक्त के नमाज लाउड स्पीकर से होते थे, लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी सरकार को कि उन्होंने बंद करा दिया लाउड स्पीकर, और खुलेआम हिंदू रीति रिवाजों में जो पूजा पाठ होते हैं, देखिए जैसे पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में मेरा मानना है कि धार्मिक अनुष्ठान में सरकार का तंत्र कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। और बड़ी बात यह है कि देश का नौजवान है, ये मोदी जी से प्रश्न कर रहा है कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की आपने बात करी थी, आपने अग्निवीर जैसी वाहियात योजना ला दी, आपने कंगना के अंगना में अपने आप को नचा लिया। तो ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक बिंदु दर्शा रहा है। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कारनामे कर रही है। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी। तो राजीव जी, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं अश्विनी जी की तरफ से आपके लिए, और ये बार बार कहा जा रहा है कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं जानती है वो क्या कर रही है, और वो धर्म के आधार पे लोगों से वोट मांग रही है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बीजेपी कर रही है बार बार। और दूसरी बात राजीव जी, जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो अहंकार है, बीजेपी में ये जो अहंकार की भावना आई है, ये अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नैया है उसको डुबाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। राजीव जी। रत्ना जी, मेरे काबिल प्रवक्ता ने जब उत्तर की शुरुआत की थी तो सर्वप्रथम उन्होंने संबित पात्रा की लोकसभा चुनाव में हार की बात कही जी। इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। बड़ा ही दुर्लभ संयोग है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रवक्ता आपके पैनल में उपलब्ध हैं। मैं गिनाना चाहूंगा, कन्नौज से उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाभी श्रीमती डिंपल यादव जी की पराजय हुई थी। अमेठी से कांग्रेस के युवराज और चश्मो चिराग राहुल गांधी की पराजय हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी की तो विदाई 10 साल से हो गई थी। हमने तो इस चीज पे कभी चर्चा नहीं किया कि चुनावों में हार बात नहीं करना चाहते। संबित पात्रा के बयान के बाद आप प्रादेशिक कह रहे हैं, आपकी भी भाभी है क्या? वो मुद्दे पे बात करिए आप लोग।
बेवजह की टीका टिप्पणी से बचिए, आप लोग मुद्दे पे बात करिए। श्रीमान जी मुद्दे पे मैं आना चाहूंगा। श्रीमान जी मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। तो कहने का यथार्थ यही है कि चुनाव लड़े जाते हैं, भारत का लोकतंत्र बड़ा ही महान है, यहाँ हार और जीत एक दूसरे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रही बात धार्मिक चीजों के आपने बात की, आप कभी बंगाल के संदेश खाली क्यों नहीं जाते? बंगाल में जाके इन हितों की पैरोकारी क्यों नहीं करते? आप मणिपुर क्यों नहीं जाते? आपके शासनकाल में जब मऊ दंगे हुए, कैराना के दंगे हुए, तो आपने इन संदेशों को क्यों नहीं उजागर किया? आपने कभी क्यों नहीं इन चीजों का बात किया? रही बात धार्मिक आस्था की, हमने इस सनातन धर्म के लिए करोड़ों हिंदू भाइयों और माताओं बहनों की आस्था के लिए हमने हमेशा ही संविधान को नहीं मानते, सनातनी हो आप, संविधान को नहीं मानते, ये कह दीजिए आप संविधान को नहीं मानने वालों में से आप। जब संविधान धर्म निरपेक्षता की बात करता है तो आप सनातनी होने का दावा भरते हैं। आप उस वीर अब्दुल हमीद को क्यों भूलते हैं? आप अब्दुल कलाम को क्यों भूलते हैं? आप ऐसे तमाम वीर क्रांतिकारी मुस्लिम योद्धाओं को क्यों भूलते हैं? श्रीमान जी हम तो अब्दुल कलाम आजाद को भी पूछते हैं और उनको राष्ट्रपति किसके शासनकाल में बनाया गया आपको पता होगा। हम तो आप सनातन होने का दम भरते हैं, खान को भी सनातन होने का क्यों दम भरते हैं? पता है सबका सम्मान होना चाहिए। आप संदेश खाली की बात करते हैं, मणिपुर की बात क्यों भूल जाते हैं? आप 10 वर्षों से शासनकाल में बैठे हैं, आपके व्यवस्थाओं में मेरा मानना है धार्मिक अनुष्ठान में हिंदू की बात करते हैं, कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हाथरस की बेटी जो है वो भी हिंदू है। और बड़ी बात ये है कि की घटना जहाँ हुई है वहाँ भी हिंदू से प्रश्न कर रहा है कि हिंदू खतरे में है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की आपने बात करी थी, आपने अग्निवीर जैसी वाहियात योजना ला दी, आपने कंगना के अंगना में अपने आप को नचा लिया। तो ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक बिंदु दर्शा रहा है। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कारनामे कर रही है। 4 जून को आप लोग लिख के ये गलत बातें हो गई। जिस मुद्दे पे आपको मैंने लाया है और जिस मुद्दे के लिए डिबेट हो रहा है, इस मुद्दे पे आप आ नहीं रहे हैं। राजीव जी और अश्विनी जी एक मिनट, आप लोग डिबेट पे बैठे हैं, इस तरीके से आप लोग आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? एक एक करके अपनी बात रखिए। और रही बात 4 जून को, तो 4 जून की तरफ से तो ये विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि लोगों की इच्छा से ही जो बीजेपी का अहंकार है वो नष्ट कर दिया जाएगा। राजीव जी देखिएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जब 4 जून को नतीजा आएगा तो यही विपक्ष आपके ही पैनल पर बैठ के आरोप लगाने में लगा होगा कि शायद ईवीएम की सेटिंग हो गई, जनता की इच्छा का वहां भी सम्मान नहीं किया जाएगा, देश की महान जनता का निर्णय वहां भी इन लोगों को नहीं बचेगा, तब ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे। ये मुझसे लिख कर ले लीजिए। ये जितनी गठबंधन की पार्टियां हैं इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इन आरंभिक चरणों में ही, जबकि चुनाव अंतिम चरण में जा रहा है, देश की महान जनता ने ये पूरी तरह से तय कर दिया है। एक बार फिर विश्व के मेराजुद्दीन जी एक मिनट, राजीव जी को अपनी उस मुद्दे पे आप बात नहीं करना चाहते। बात ये हुई है कि इनके बातों का मतलब अब ये है कि 4 जून को ये सरकार बना रहे हैं और 4 जून को देश की जनता का अनावरण करेंगे। आपकी भी भाभी है क्या? बात ये है कि बैलेट पेपर के लिए कितनी बार पिटीशन दाखिल करी गई, आप क्यों नहीं आते हैं? ईवीएम पे बिना ईवीएम के चुनाव के कविता के सीट पे हो रही है। इस बार ये भी पता लग जाएगा कि कितनी क्षमताओं में आप हैं और कितनी क्षमताओं में विपक्ष है। और एक बात आप लगातार कहते जा रहे हैं कि युवराज राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का संघर्ष किया है पूर्ववर्ती समय में, आपको पता नहीं, आप शायद भूल रहे हैं कि उतने चक्कर काटने वाले पूरे देश के सबसे अधिक पैदल चलने वाले पूरे देश के बड़े नेताओं में सबसे बड़ी पहली गिनती राहुल गांधी की आने वाली है। राहुल गांधी को ऐसे 2 साल पहले जिस प्रकार से आसानी से लिया जाता था, मोदी जी आज सीधे खटाखट फटाफट बोल रहे हैं, तो ये राहुल गांधी की देन है और राहुल गांधी की काबिलियत की देन है कि आप खटाखट और फटाफट पे आ गए हैं। आप कहाँ हैं? ठीक है अश्विनी जी। राजीव जी, तो आप संविधान को नहीं मानते, सनातनी हो आप, संविधान को नहीं मानते, ये कह दीजिए आप संविधान को नहीं मानने वालों में से आप। जब संविधान धर्म निरपेक्षता की बात करता है तो आप सनातनी होने का दावा भरते हैं।
ठीक है अश्विनी जी। राजीव जी, जिस तरीके से बार बार आपने 4 जून को अभी आपने दावा किया कि जीतेंगे आप ही, सरकार तो आएगी भाजपा की ही, लेकिन उस वक्त भी विपक्ष ईवीएम को लेकर के बार बार सवाल उठाएगा, तो आपको नहीं लगता राजीव जी कि यही अहंकार है और अहंकार में भाजपा के लोगों को अब कुछ नजर नहीं आ रहा है? कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं और आज भी जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, जो एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि भाजपा की अगर हैट्रिक लगती है, तमाम लोग हैं, जनता है जिसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब हैं, और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? राजीव जी। रत्ना जी बड़ा हास्यास्पद लगता है जब नरेंद्र मोदी जी की तुलना राहुल गांधी जी से होती है। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिनके नेतृत्व में राजीव जी वही बात, राजीव जी तुलना होती है, ठीक है, हास्यास्पद लगना ठीक है, लेकिन भगवान को मोदी जी का भक्त, आप खुद सोच के देखिए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी आप उसी बयान पे कहा, मैं लगातार ये कहे जा रहा हूँ, संबित पात्रा ने भी इस चीज का सफाई दिया है कि यह टंग स्लिपिंग ही थी, लगातार डिबेट के कारण और तेज गर्मी के कारण कहीं ना कहीं ये हुई एक गलती है। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की हमारी परंपरा है और उन्होंने भी माफी मांगी है। अतिरिक्त उन्होंने भगवान का सम्मान करते हुए उपवास रखने का भी कहा है। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? हमने तो अपनी गलती स्वीकारी ना रत्ना जी। विपक्ष को भी कभी लगा है क्या कि उसने गलती की है और उसने कभी स्वीकार किया है किसी चैनल पे बैठ के? लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है भगवान जगन्नाथ को लेकर के, और ऐसे में अगर ये सवाल बार बार, अभी मैंने पूछा शुरुआती डिबेट की शुरुआत में मैंने पूछा कि अगर किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा कुछ कहा होता या किया होता तो अब तक सत्ता पक्ष के लोग तो उन पर बरस चुके होते ना। हर तरफ बीजेपी नेताओं के पूरी तरीके से हमलों की बौछार हो जाती, हर तरफ कोहराम मच गया होता। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि संबित पात्रा बड़े ही आराम से सफाई दे रहे हैं, अपने पश्चाताप को लेकर वो कह रहे हैं कि मैं 3 दिन तक उपवास रखूंगा, और बड़े ही सहज भाव से वो माफी मांगते भी दिखाई दे रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन क्या अगर विपक्ष के नेता ने किया होता, तो क्या यही बातें अगर विपक्ष भी कहता, तो क्या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बात को भूल जाते हैं? राजीव जी। रत्ना जी, मैं आपको क्लियरली ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है वो गलती स्वीकार नहीं की है। यही मैं बात लगातार करूं, क्या विपक्ष भी अपनी गलतियां स्वीकार करता है? अगर ऐसी स्थितियां आती तो विपक्ष, ये जो घमंडिया विपक्ष है, ये कभी स्वीकार करता क्या कि ये गलती थी? कभी नहीं स्वीकार करता। बल्कि उनके जो प्रवक्ता पैनल है, उनके जो दरबारी नेता है, वो यही साबित करने में लग जाते कि नहीं नहीं ये सही है, और कहीं ना कहीं वो तो अवतार भी बता देते कि वो उन्हीं के हिस्से का एक अवतार है, किसी भगवान का अवतार है, ऐसा कह के बता देते। लेकिन हमारे यहाँ तो माफी मांगने की परंपरा है, हमने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। ठीक है राजीव जी, आपने परंपरा की बात कही है, ठीक है, इसी पर हम जवाब ले लेते हैं मेराजुद्दीन से। मेराजुद्दीन जी, बार बार राजीव जी कह रहे हैं कि इनकी तरफ से ये परंपरा रही है, भाजपा में एक ये परंपरा है कि अगर गलती की है तो माफी भी मांगेंगे, लेकिन विपक्ष में ये चीज नहीं दिखाई देती है। मेराजुद्दीन जी। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है मेराजुद्दीन जी। तो परंपरा होती है, गलती करते रहिए, माफी मांगते रहिए, लेकिन अगर कोई सीनियर प्रवक्ता जानबूझकर या गलती से कहता है तो प्रवक्ता कोई बिना पढ़ा लिखा या अनएजुकेटेड तो होता नहीं है जो गलती कर दे और फिर परंपरा के तौर पे माफी मांग ले। ये तो एक गलत बात है, बयानबाजी है। तो जिस तरीके से ये बात कही गई राजीव जी कि वो कोई अनपढ़ नहीं है, अनएजुकेटेड नहीं है, और वैसे भी संबित पात्रा तो तेज तरार नेता माने जाते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और तेज तरार उनको नेता कहा जाता है, तो ऐसी गलती उनसे उम्मीद नहीं है। राजीव जी। देखिए, मैं अपने प्रवक्ता महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे नेता को इतना काबिल समझते हैं, और काबिलियत, सच में अगर आप काबिल हैं तो ऐसी गलतियों की गुंजाइश तभी होती है जब आपकी टंग स्लिपिंग हो जाए, सीधी सी बात है। और उससे भी महान वो इंसान होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार लेता है। और मैं लगातार तब से यही तो कह जा रहा हूँ कि जब काबिल है तो गलतियां करने की गुंजाइश जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन भगवान कोई भी इंसान होता नहीं है रत्ना जी। अगर यहाँ गलती हुई है तो तुरंत उन्होंने इसका खंडन करते हुए स्वयं से माफी मांगी, उन्होंने चैनल पे आके माफी मांगी है। यहाँ तक कि
उसका सुधार करते हुए उन्होंने कहा भी है कि ऐसी गलतियां मुझसे फिर कभी नहीं होंगी। लेकिन ये गलतियां कहाँ राजीव जी? ये तो मेराजुद्दीन ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये चीजें जानबूझ के की जाती है। ये गलती होती तो शायद उन्हें भी दिखता। देखिए, अब विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, मैं भी कुछ भी कह सकता हूं। अगर इस चीज को मैं मान के ही बैठा हूं कि जानबूझ के किया गया है तो उसका कोई इलाज है क्या? लेकिन देश की महान जनता ये जानती है कि गलती स्वीकार करने वाला ही बड़ा होता है, और आपसे बड़ी जनता है, हमसे भी बड़ी जनता है, वो जानती है कि किसको क्या फैसला देना है और उसने तय कर लिया है। ऐसे जो आप छोटी छोटी चीजों के लेकर मुद्दे बना रहे हैं श्रीमान जी, मुद्दे बना रहे हैं, उसका कोई औचित्य अपना नहीं है। देश की जनता ने यह तय कर दिया है कि विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इस नए भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो एक मुस्लिम धर्म पे कटाक्ष कर रहे हैं नमाज के ऊपर या माइक के ऊपर, ये उनकी गलती है या ये भी गलती नहीं है? देखिए, देश के मुखिया होने के नाते उनका ये पूरी तरह से श्रीमान जी, देश का मुखिया होने के नाते, माफ करिएगा, प्रदेश का मुखिया होने के नाते ये उनके पूरी तरह से उनकी कार्यप्रणाली में आता है कि कहीं से ऐसी चीजें ना हो जहां से किसी भी वर्ग को नुकसान पहुंचे। हमारे देश की परंपरा रही है क्या कि सड़कों पे आके नमाज पढ़ा जाए? हमारे लिए तो पूरी तरह से मस्जिदें बनाई गई हैं, आप मस्जिदों में पढ़िए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने मना किया है, तो उसके अंतर्गत तो हम पालन कराते हैं चीजों का। बोलना चाहेंगे जी श्रीमान जी? जी मेराजुद्दीन जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है थोड़ी। मेराजुद्दीन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली नमाजें ही रोड पे नहीं पढ़ी जाती हैं, इसके अलावा भी और भी धार्मिक काम है, धार्मिक अनुष्ठान रोडों पे या सड़कों पे या मैदानों में किए जाते हैं। उसके लिए कोई देश की सरकार या प्रदेश की सरकार आपत्ति स्पष्ट करती है या नहीं करती है? और अगर आप बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार दोबारा सत्ता में लौटने की हैट्रिक मारेंगे, तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहूंगा कि वो किस बात पे आएंगे? उन्होंने कहा था महंगाई कम हुई, नहीं हुई ना। पाकिस्तान झुका, चीन वापस हुआ, एक के बदले 10 सर लाएंगे हम। बहनों की सुरक्षा की बात की थी, गंगा सफाई की बात की थी, गौ हत्या की बात हुई, बीफ एक्सपोर्ट पे भी कुछ नहीं हुआ, डॉलर घटा भी नहीं है। हमारे यहाँ देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी है। जीडीपी, विदेशों से काला धन वापस लाना या विदेशों से जो काला धन लेके गए हैं, जिनके नाम काले धन के, उनकी लिस्ट आई, क्या उन्हें गिरफ्तारियां हुई? नोटबंदी से देश को कुछ फायदा हुआ? गरीबों के हालात सुधरे? किसानों के हालात सुधरे? या किसानों ने आत्महत्या हुई है, उसके जवाब कौन देगा? इस सरकार किस बूथ पे आ रही है? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, जुमलेबाजी की सरकार थी या जी फिर दोबारा इसी बात पे सरकार आएगी? 10 साल में तो सिर्फ गड्ढे भरे हैं या 10 साल अभी और चाहिए? ठीक है, और राजीव जी जवाब दीजिए इस पर कि आखिर इस बार तो तीसरी बार हैट्रिक को लेकर के भाजपा के बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि इस बार 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी ही वापस आ रही है सत्ता में। तो ऐसे में किस बेसिस पे वो वापस आ रही है? देखिए श्रीमान जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए हमने अनेकों उपाय किए हैं, उनकी आर्थिक समृद्धि करने के लिए हमने अनेकों उपाय किए हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक के बदले 10 सिर काटने की बात करते हैं, तो हम 90,000 सैनिकों को बैठा के समझौता करने वाली सरकार नहीं है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करना जानते हैं, एक बार नहीं 2 बार। और ऐसी घटनाएं जो सर्जिकल स्ट्राइक में आपके घर का कोई मरता नहीं ना मालिक, अब घर का शहीद नहीं होता, तुरंत यह सुनिश्चित होता है कि वो पुनः पाकिस्तान नहीं जा पाए, वहीं उनको जन्नत भेजा जाता है। और श्रीमान जी, मोदी जी बिरयानी खा लेते हैं, श्रीमान जी 20 किलोमीटर दूर जाता है। श्रीमान जी चाइना को भी हमने, इनके बातों का लबल हुआ भी है। अभी सरकार बनाना लेते हैं तो उनको देश की जनता का हिमाचल प्रदेश की बात ये है, छाप रहा बैलेट पेपर कितनी बार सम्मान की सवालिया बोले जा रहे नहीं आते हैं कि माफी मांगने की आपकी परंपरा। इस बार ये भी सावरकर ने माफी कभी मांगी। दूसरी क्षमताओं में आप ये कहते हैं 400 पार और एक बार सरकार लगातार कहते जाते हैं
हैं कि आपके प्रवक्ताओं वाले ने संघर्ष किया है पूर्ववर्ती समय में ही कथन पता नहीं 400 पार इसलिए हमें चाहिए कि देश में संविधान बदला जा सके। चक्कर काटने वाले 273 सीट काफी है, पैदल चलने वाले देश के बड़े नेताओं में सबसे बड़ी पहली गिनती राहुल गांधी की आने वाली है। राहुल गांधी को देश के अंदर सरकार से आसानी से लिया जाता है। मोदी जी आपने वादा किया था कि नौकरी देंगे, सीधे मोदी जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों मंगलसूत्र पे आना पड़ा? राहुल गांधी की काबिलियत पता करना पड़ रहा है कि आपके घर 2 भैंसे हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है क्या कि 2 भैंसे हैं तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी? आप ये बताइए, इतने बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र क्या प्रधानमंत्री हैं? आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और माइनॉरिटी के ऊपर, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती समय में मोदी जी कटाक्ष कर रहे थे, अब ये बताते हैं कि उनके यहाँ जब ईद मनती थी तो हमारे यहाँ भी ईद मनती थी। आप ये बताइए, आप सनातनी अपने आप को बता रहे हैं तो आप भी लज्जित महसूस कर रहे होंगे कि कभी मोदी जी के लिए मैंने लड़ाई कर दी थी और हिंदुत्व के लिए लड़ाई कर दी थी। ये हिंदू किस बात के लिए मोदी जी हैं जिनकी माता जी मरती हैं? हमारे यहाँ तो जब मृत्यु होता है तो बाल मुड़वा लिए जाते हैं, सिर मुड़वा लिए जाते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो कभी बाल नहीं मुड़वाया। आप ये बताइए, हिंदू परंपराओं के अंदर जब हम ये जानते हैं कि हम दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, और दूसरी बात कि जब हिंदू आप सुरक्षित करने निकले हैं तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और जितने बलात्कार हुए सभी बहुतायत की संख्या में हिंदू बेटियां थी, तो उनको न्याय और कब मिलेगा? साक्षी महाराज आज के समय में घूम रहे हैं। आज के समय में कुलदीप सिंह सेंगर, अभी मिश्रा जी का बयान आया है जो थार चढ़ा दिए थे जिनके पुत्र ने किसानों के ऊपर। तो ऐसी बातें हैं, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए आप आए थे, आप 15-15 लाख रुपए देने आए थे। तो ढेर सारी बातें हैं। विपक्ष इस बात को जनता के बीच भुनाएगा। 4 जून को परिणाम ऐसे आएंगे कि आप चौंक जाएंगे। और हमारे यहाँ भोजपुरी में, हम बलिया के हैं, तो भोजपुरिया भाषा में जो कुर्सी वाला आता है, पंजाब से लोग आते हैं कुर्सी बेचने, तो कुर्सी वाला आता है तो 400 चिल्लाता है और फिर 200 रुपए 150 रुपए में कुर्सी देके जाता है। वही हाल आपका है कि आप शुरू में 400 तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि हमारी कुर्सी 200 और 150 में बिकने वाली है। ठीक है अश्विनी जी। राजीव जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? रत्ना जी, प्रवक्ता महोदय कैसी उलूल जुलूल बातें कर रहे समझ में नहीं आता। इन्होंने कहा कि कुर्सी बेचने वाले बातें आप करते जा रहे हैं। आप सनातनी बात कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं था श्रीमान जी। मेरे यहाँ भी कल कबाड़ी वाला आया था, साइकिल लेके जा रहा था। मैंने पूछा कितने में खरीदा? कहा भाई 2300 की साइकिल 150 में ही खरीदी। पूछा ऐसा क्यों? कह रहा कोई पूछता ही नहीं। तो ये तो हास्य ये जोक बना हुआ है, तो जोक तो हम भी जानते हैं। ये चीजें तो गलत है। जोक की परंपरा नहीं होती। चुनावों में फिट नहीं बैठता, कोई भी बता देगा आपको। दूसरी चीज ये नहीं पूछता, आप नहीं पूछते, आपके बच्चे होंगे तो साइकिल जरूर चलाते होंगे। आपके सबसे बड़े नेता पालक है, वो भी साइकिल चलाता है, तो साइकिल हर जगह उपयोगी है, हर जगह उपयोगी है। कमल के फूल नहीं दिखते कहीं। आप इस पे क्यों बात नहीं करते? आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ये तरीका नहीं है पैनल का श्रीमान जी। अब आपके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव बलात्कार पर ये बयान देते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। दूसरी चीज, देश के राष्ट्रीय पहलवान जो है उनके बारे में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को विधायक बनाते हैं। आप मिश्रा जी के बेटे को करते हैं, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देते हैं। आप क्या करते हैं? गलती करती तो आप उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। साबित नहीं होता का उसमें से उसकी पुनरावृत्ति आप कर रहे हैं। स्वयं एक खंडन किया इस चीज का। लेकिन रही बात, हमने तो अभी तो की जांच पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं अभी कहाँ चलेगा। लेकिन श्रीमान जी मेरी बात तो सुनने के लिए तैयारी नहीं है। आप मेरी बात मुलायम सिंह यादव, हम लोग के नेता मुलायम सिंह यादव की जब आप बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव की हैसियत इतनी है और भारतीय राजनीति में इतने बड़े नेता का जब अपमान करते हैं आप, तो आपको समझ में आना चाहिए कि देशभक्ति का पाठ तो पहले मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाया था। और जिन जवानों को घर पर नहीं आते थे, जवानों के सम्मान में वर्दी और टोपी के साथ उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम। राजीव जी, अश्विनी जी, 1 मिनट। मैं राजदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तो प्रवक्ता कोई बिना पढ़ा लिखा या अनएजुकेटेड तो होता नहीं है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुलायम सिंह यादव के बारे में इन्होंने जो कहा, गलत बात है, तो इनको समझ में आना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, जिस प्रकार के कार्य किए हैं,
इस कार्य की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। आज भी आर्मी के हेडक्वार्टरों में मुलायम सिंह यादव की लोग पूजा करते हैं जो देश के जवान हैं। आपको बता दिया जाए कि जानकारी के लिए, आप तो बहुत उलूल जुलूल बातें हमारी समझ रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिससे आज मृत्यु के समय, शहीदी के समय उसकी माताजी, जो जवान की माताजी हैं, उस अपने लाल को देख पाती हैं अंतिम दिनों में। और इसके पहले क्या था कि जब जवान शहीद होते थे तो वहीं दफना दिया जाता था और लाश का पता चले न चले इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन राजकीय राष्ट्रीय सम्मान के साथ धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने ऐसी व्यवस्था लाई कि बजट के साथ, आर्थिक सहयोग के साथ उस परिवार को उस बेटे से मिलने दिया जाता है और अंतिम यात्रा निकलती है उस परिवार की। तो ये सम्मान माननीय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने दी है। और जब आप बयान की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संबित पात्रा के ऊपर ये डिबेट बुलाई गई है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है राजीव जी। और लड़कियों की, ठीक है अश्विनी जी, एक मिनट, ठीक है, आपने अपना पक्ष रख लिया। और राजीव जी आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पा रही है कि सरकार ने देश को सबसे बड़ा हथियार परमाणु परीक्षण करके दिया था। ये उपलब्धि श्रीमान अब्दुल कलाम आजाद के साथ ही संभव है। आप तो इस्लाम को मानते ही नहीं, की गलती है। आप अब्दुल कलाम आजाद का नाम कैसे ले लेते हैं? श्रीमान जी आप उत्तर सुने। आप लोग एक एक करके बोलिए, क्योंकि ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो एक मुस्लिम धर्म पे कटाज कर रहे हैं नमाज के ऊपर या माइक के ऊपर, ये उनकी गलती है या ये गलती नहीं है? हम आज दलित महिला को राष्ट्रपति का पद देते हैं। आपने तो गांधी परिवारों का ठेका ले रखा था। प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। श्रीमान जी मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, श्रीमान जी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिवार विशेष की परंपरा रही नहीं है। आप कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप कभी उस ओहदे तक जा सकते हैं जहां राहुल गांधी आपको सम्मान दे सके? यहाँ तो मनमोहन सिंह के हाथ से लेकर पर्चियां फाड़ दी जाती है। हम तो हमारे प्रधानमंत्री भी आज भी लाल कृष्ण आडवाणी का जाके पैर छूते हैं, वह हमारी परंपरा है। हमारे पार्टी के पूरे गाँव में से एक पंडित अटल बिहारी की जब निधन होता है तो हमारा प्रधानमंत्री पैदल जाता है। और आप रही बात धार्मिक चीजों की बात करते हैं, अनुष्ठानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में बात करते हैं, तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। खाली नमाजें ही हमारे यहाँ रोड पे नहीं की जाती हैं, इसके अलावा भी और भी धार्मिक काम, धार्मिक अनुष्ठान रोडों पे, सड़कों पे या मैदानों में किए जाते हैं। उसके लिए कोई देश की सरकार या प्रदेश की सरकार आपत्ति स्पष्ट करती है नहीं करती है? तो अलग अलग परंपराएं होती है। दोबारा सत्ता में लौटने की हैट्रिक मारेंगे तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहूंगा कि वो किस बात पे आएंगे? उन्होंने कहा था महंगाई कम हुई, नहीं हुई ना। पाकिस्तान झुका, चीन वापस हुआ, एक के बदले 10 सर लाएंगे हम। बहनों की सुरक्षा की बात की थी, गंगा सफाई की बात की, बात हुई, कुछ नहीं हुआ, डॉलर घटा भी नहीं है, हमारे देश की वापस आना या विदेशों से जो काला धन लेके गए हैं, जिनके नाम काले धन के, उनकी लिस्ट है, क्या उन्हें गिरफ्तारियां हुई? नोटबंदी से देश को फायदा हुआ? गरीबों के हालात सुधरे? किसानों के हालात सुधरे? या किसानों ने आत्महत्या हुई है, उसके जवाब को आवाज नहीं आ रही है। इस सरकार किस बूथ पे आ रही है? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, जुमलेबाजी की सरकार थी या जी फिर तिबारा इसी बात पे सरकार आएगी? 10 साल में तो सिर्फ गड्ढे भरे हैं या 10 साल भी और चाहिए? एक मिनट, राजीव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अरे हमने तो गड्ढे भर दिए, आपने तो गड्ढे बना दिए पूरे देश में। आपने देश को इतने घोटाले किए, जमीन से लेकर आसमान तक आपने कहीं नहीं छोड़ा। आपने खुलेआम गठबंधन बना के जो आपकी संपर्क सरकार थी उसने खुली छूट दे रखी कि जो जहां मिले लूट जाओ। देश के स्वाभिमान कॉमनवेल्थ गेम तक को आपने नहीं छोड़ा। सुरेश कलमाड़ी को आपने आगे करके और पूरा कॉमनवेल्थ गेम का छीछा लेदर कर दिया। पूरा खेल गांव बसाने के नाम पे जो घोटाला हुआ देश भूल नहीं पाया है। खनन घोटाला का आज तक नहीं भूल पाया, अनाज घोटालों का नहीं, रक्षा उपकरण को घोटालों का आज तक देश नहीं भूल पाया है। तो यह तो आपके संपर्क सरकार का 10 वर्षों का इतिहास रहा है। आपने मनमोहन बनाकर और आपने गांधी परिवार के श्रीमान जी घोटालों में गाहे बगाहे नाम आ जाते हैं, लेकिन आप लोग अपनी हार मानने के लिए कभी मानते हैं? पाकिस्तान जाके मोदी जी बिरयानी खा लेते हैं। हेराल्ड मामले में आपने सफाई नहीं दी है। ठीक है, एक मिनट। थोड़ा सा पाकिस्तान
एक मिनट, एक एक करके जवाब दीजिए आप लोग। आ रहा है। ठीक है, ठीक है अश्विनी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस बीच प्लीज कोई इंटरप्ट ना करे। अश्विनी ठीक है, मैं राजुद्दीन आपके पास आती हूँ, आप अपना पक्ष रखिए। मैं राजुद्दीन जी, आपकी आवाज हम तो पहुंच नहीं पा रही है। जी निरंतर हो गया बताइए। जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष को तो कोई मुद्दा मिलता नहीं है और आज संबित पात्रा को लेकर के मुद्दे की चर्चा की जा रही है, तो जिस तरीके से फिर वही सवाल मैं करूंगी राजीव जी से कि अगर विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ बयानबाजी किया जाता है तो अब तक इस पर सियासी हलचल इससे भी ज्यादा हो चुकी होती, कहीं ना कहीं इसे प्रोपेगेंडा बताया जाता और कहीं ना कहीं ये कहा जाता कि इनके पास कुछ करने को नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो एक तरीके से जनता को रुझाने के लिए या एक तरीके से अटेंशन लेने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन अब जब विपक्ष सवाल उठा रहा है तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है, तो क्या माफी मांगने से और 3 बार के व्रत रखने से क्या जो गलती हुई है, त्रुटि हुई है, जो कि विपक्ष कह रहा है कि त्रुटि नहीं है, क्या इस पर पर्दा डालना सही होगा? जितना बड़ा मुंह होता है उतना बड़ा चरित्र होता है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पैनल का हिस्सा है श्रीमान जी, प्रश्न किया गया, मुझे उत्तर देने दीजिए। आप ये बताइए, आप सनातनी अपने आप को बता रहे हैं तो आप भी लज्जित महसूस कर रहे होंगे कि कभी मोदी जी के लिए मैंने लड़ाई कर दी थी और हिंदू के लिए लड़ाई कर दी थी। ये हिंदू किस बात के लिए मोदी जी हैं जिनकी माता जी मरती हैं? हमारे यहाँ तो जब मृत्यु होता है तो बाल मुड़वा लिए जाते हैं, सिर मुड़वा लिए जाते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो कभी बाल नहीं मुड़वाया। आप ये बताइए, हिंदू परंपराओं के अंदर जब हम ये जानते हैं कि हम दूसरों का सम्मान करना जानते हैं और दूसरी बात हिंदू सुरक्षित करने निकले हैं, तो दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक और जितने बलात्कार हुए सभी बहुतायत की संख्या में हिंदू बेटियां थी, तो उनको न्याय कब मिलेगा? साक्षी महाराज आज के समय में घूम रहे हैं, आज के समय में कुलदीप सिंह सेंगर अभी ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में बने रहने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से संबित पात्रा ने ये बयानबाजी की है उसके बाद से ही विपक्ष ही नहीं, जनता में भी इसका आक्रोश देखने को मिला है और कई जगह तो ये भी सुनने को आ रहा है कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। जिस तरीके से ये अहंकार वाली बात बार बार कही जा रही है, तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका असर सिर्फ पूरी तक ही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। 3 दिन के उपवास रखने से क्या विपक्ष संबित पात्रा को माफ कर देगा या जो दिए गए बयान को भूल जाएगा? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर यही बात किसी विपक्ष के नेता ने कही होती तो अब तक भाजपा ने इसको सियासी मुद्दा बना करके काफी जोरों से इसको भुनाने की कोशिश में लगी रहती, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में राजनीति में जिस तरीके से मुद्दे को उठा करके ये जो आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं इसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अब वही मुद्दा जब विपक्ष उठा रहा है तो बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि संबित पात्रा ने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को लेकर जो बात कही है वो अगर किसी बड़े नेता ने कहा होता, विपक्ष के नेता ने, तो अभी तक बीजेपी कहर ढा रही होती और बीजेपी नेताओं के चौतरफा हमलों से हर तरफ कोहराम मच जाता। लेकिन यहाँ तो संबित पात्रा बड़े ही आराम से दिखाई दे रहे हैं, सफाई देते हुए और सहज भाव से माफी भी मांग रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ये जो बेवजह मुद्दा है इसे बनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आखिर मुद्दा कैसे ना बने, जहां देश में एक तरफ लोकसभा का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं उड़ीसा में भी विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है और जब चुनाव भी जंग की तरह लड़े जा रहे हो तो सब कुछ जायज हो जाता है। लेकिन देखना यह होगा कि अब विपक्ष इस मुद्दे को कितना भुनाने वाली है। मुद्दे की चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।